नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। व्यूअर्स, आज बहुत सारी खबरें आपको बताने के लिए। राहुल गांधी से लेकर योगी आदित्यनाथ के दावे, बयान सब बहुत चर्चा में है और खबरें महाराष्ट्र तक हमारे पास हैं। सबसे पहले राहुल गांधी के जिस ट्वीट को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है वो मैं आपको बताता हूं। कल रात को 1:52 पे राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट किया कि अपेरेंटली 2 in 1 डिडंट लाइक माय चक्रव्यूह स्पीच। 2 in 1 को मेरी चक्रव्यूह वाली स्पीच पसंद नहीं आई। ईडी इनसाइडर्स टेल मी अ रेड इज बीइंग प्लान्ड। ईडी के मेरे सूत्र बता रहे हैं कि कोई रेड होने वाली है। वेटिंग विद ओपन आर्म्स, डायरेक्टर ईडी, चाय बिस्कुट्स ऑन मी। चाय बिस्कुट मेरे ऊपर, आइए करिए कार्रवाई। मैं खुली बाहों से इंतजार कर रहा हूं। राहुल गांधी बिल्कुल शाहरुख खान के स्टाइल में पोज मारते हुए शायद कह रहे हैं ये बात कि आइए ईडी, आइए रेड करिए, कोई बात नहीं। अब राहुल गांधी क्यों कह रहे थे ये? राहुल गांधी को किसने ये टिप दे दिया? इसी बातें तो अरविंद केजरीवाल किया करते थे ना। याद कीजिए, मेरी बात हो गई है, आईबी की रिपोर्ट है, इतनी सीटें आ रही हैं मुझको, इस किस्म की बातें। अब वो कह रहे हैं ईडी के सोर्सेज ने मुझको बताया है कि कोई रेड होने वाली है। अब अगर ये बात सच हो जाती है तो फिर तो मानना पड़ेगा राहुल गांधी के सूत्रों को भी, और फिर ये भी सोचना पड़ेगा सरकार को कि ईडी के अंदर राहुल गांधी के लोग बैठे हुए हैं। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल राहुल गांधी बता रहे हैं कि उनके ऊपर कोई रेड होगी। एक बात, इसको लेकर के उनको बहुत जवाब दिए गए हैं। संजय राउत ने तो यहां तक कहा है कि राहुल गांधी पर हमला हो सकता है, राहुल गांधी के ऊपर हमला भी किया जा सकता है। ये डर संजय राउत दिखा रहे हैं। तो सरकार की तरफ से कहीं कोई किसी मामले में, किसी चक्कर में राहुल गांधी से पूछताछ करने की कोई कोशिश है क्या? इस पर हम लोग बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ का कल का यूपी विधानसभा में दिया गया भाषण जबरदस्त तरीके से इस वक्त चल रहा है, ट्रेंड कर रहा है। जब बोला योगी आदित्यनाथ, मैं यहां कोई नौकरी करने नहीं आया हूं, प्रतिष्ठा चाहिए होती तो मेरे मठ में उससे यहां से ज्यादा प्रतिष्ठा मिलती है। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अरे देख आगे रहे हो, बता पीछे रहे हो। किसको बता रहे थे ये? योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने ये मुख्यमंत्री बताया, उनको कह रहे थे कि मैं तुम्हारी नौकरी नहीं करता हूं, मैं यहां पर कुछ काम करने के लिए आया हूं। और ये बात तो समझने वाली है कि आखिर कल इतना गुस्सा क्यों आया योगी आदित्यनाथ को, और ये बात उन्होंने किसके लिए कही है। इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। इसके अलावा आपको बता दूं, उद्धव ठाकरे का एक बयान पिछले दिनों आया था, 1-2 रोज पहले, लेकिन उसकी बात हम लोग नहीं कर पाए, आज करेंगे। उन्होंने एक आउट ऑफ कैरेक्टर जाकर के एक बात कही, अब या तो देवेंद्र फडणवीस रहेगा या मैं, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। सब फिल्मी स्टाइल में बोल रहे हैं सब लोग, राहुल गांधी से लेकर, योगी जी से लेकर और उद्धव ठाकरे तक। कह रहे अब या तो देवेंद्र फडणवीस या मैं, महाराष्ट्र में हम दोनों अब एक साथ नहीं रह सकते। तो उनका ये बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में आपको बताऊंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। विजय त्रिवेदी जी आ चुके हैं, विजय का स्वागत है। समीर चौगांवकर साहब, समीर जी बहुत स्वागत है आपका। अवधेश कुमार जी आ चुके हैं, अवधेश जी बहुत स्वागत है आपका भी। राहुल गांधी की बात हम जरा पहले कर लें। 1:52 कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों थे वायनाड में। अब वहां से रात पहुंचे होंगे घर, और उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट किया। आपको जानकारी कब आई थी राहुल जी के पास ये पता नहीं। ईडी आए, चाय बिस्कुट लेकर मैं तैयार हूं खुली बाहों के साथ। हर्षवर्धन जी, मामला बड़ा फिल्मी है। अच्छा ये बताइए, ईडी आएगी तो और कोई विकल्प है क्या? और क्या कर सकते हैं अब? लेकिन ये अमित शाह को जरा सतर्क हो जाना चाहिए। ये गृह मंत्री के लिए चिंता की बात है कि अगर इस तरह से एजेंसियां काम कर रही हैं कि किसी की रेड मारने जाने वाली हैं तो उसको पता चल जा रहा है, तो ऐसी एजेंसीज में भी अगर कोई गुप्तचर है, किसी का भेदिया है, तो ये खतरनाक है। और अभी भी अगर वो लोग एक्टिव हैं जो पहले की सरकारों में किसी कृपा पर नौकरी पाए थे, क्योंकि किसी भी एजेंसी का एक कहें कि उसका मूलभूत कैरेक्टर होता है, चरित्र होता है। ये जितनी एजेंसीज हैं, अगर रेड मारने के पहले किसी को बता रही हैं तो ये अपने जो शपथ ली है, जो उस नौकरी की, वो नहीं पूरा कर रहे हैं, और उनके खिलाफ जांच की जानी चाहिए और कार्रवाई। आप गंभीरता से ले रहे हैं राहुल गांधी की बात? नहीं, मैं गंभीरता से ही कह रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी देखिए जिस तरह का काम कर रहे हैं और जिस तरह से उनको अलग अलग तरह से सफलता मिलती रही है, तो हो सकता है कि उनका अपना तंत्र हो, और तंत्र तो है ही है। गांधी परिवार के तंत्र को कोई ये थोड़ी नहीं कह सकता है। भाई जिस व्यक्ति ने कहा हो कि मैं इस देश के सिस्टम को जानता हूं, कैसे सिस्टम मैनिपुलेट किया जाता है वो मैं जानता हूं, कैसे सिस्टम में लोगों को दबाया जाता है वो मैं जानता हूं, प्रधानमंत्री के घर पैदा हुआ, प्रधानमंत्री के घर पला बढ़ा, प्रधानमंत्री को चलाता रहा, तो उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। उनकी माताजी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी, सुपर प्राइम मिनिस्टर थी। भारत के इतिहास का वो लोकतंत्र का एक धब्बे वाला दिन है जिस दिन एनएसी बनी और मनमोहन सिंह जी के ऊपर वो रहा करती थी। एनएसी में पता नहीं कौन कौन सी योग्यता के लोग थे, जो कहीं एक्टिविस्ट थोड़े बहुत हो गए वो एनएसी का हिस्सा हो जाते थे। न कोई योग्यता, न क्षमता, न मास लीडर, कुछ भी ऐसा नहीं। तो राहुल गांधी की बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अमित शाह को इस पर गंभीरता से एक्ट करना चाहिए। और अगर देखिए, राहुल गांधी कोई ऐसे व्यक्ति तो है नहीं कि कोई हमारी तरह तो है नहीं, हमारे खिलाफ कोई मामला नहीं है आज तक, विजय जी की तरह नहीं, इनके खिलाफ, हम में से किसी के खिलाफ, तो हम लोग तरह नहीं, उनके खिलाफ मामला दर्ज है,
जमानत पर वो बाहर हैं, ही इज ऑन बेल। वो कोई ऐसा नहीं है कि, तो उनको तो कभी भी पुलिस पूछ सकती है, कभी भी ईडी पूछ सकती है। नेशनल हेराल्ड वाला ही मामला है इनके खिलाफ, और क्या नेशनल मामला हेराल्ड वाला है, और ईडी कर चुकी है 40-50 अब घंटे सवाल पूछताछ से। इसके आगे का है। सवाल यह है कि क्या सचमुच रेड होने वाली है, रेड की जाएगी, या रेड हो सकती है, इस आशंका में वो यहां तक आ गए जैसे अरविंद जी करते थे। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू है, अरविंद जी ने मुझे मारने आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है, बेचारे जेल चले गए। नॉन बेचारे नहीं, नॉन बेचारे अरविंद जी जेल चले गए। अब ऐसा ना हो कि बेचारे और नॉन बेचारे राहुल जी भी उस दिशा में बढ़े, ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि न्यायालय को उस मामले में जल्दी से जल्दी जो कुछ करना चाहिए, ईडी को बोलना चाहिए कि जल्दी से पूछताछ। अच्छा, चक्रव्यूह वाली स्पीच थी क्या? चक्रव्यूह में उन्होंने कहा था कि सरकार ने चक्रव्यूह रचा हुआ, उसमें 6 लोग अंदर हैं, अमित शाह, मोदी जी, NSA, इसके अलावा मोहन भागवत, अंबानी, अडानी, ये 6 लोग मिलकर के सबको चलाते हैं। बड़ा रोचक है, जब से वायनाड गए लोग उनको रील लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि रील बनवा रहे हैं, 7 कैमरा 10 कैमरा, बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल। वहां भी कैमरा लेके गए, 12-12, 15-15 कैमरे गए हुए हैं, और लोग कह रहे हैं कि वो ड्रेस भी थी कि इस तरह की पहनेंगे तो उसमें ज्यादा अच्छा है। बड़ा लोग, अब सोशल मीडिया क्या है कि बड़ा विचित्र है। रेनकोट पहने थे, मैंने देखा था। हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसीलिए उसको किया गया कि भीड़ में थोड़ा अलग दिखेंगे, ब्लू कलर का रेनकोट होगा, और मतलब बड़ी तैयारी जाती, लेकिन यही तो करते रहे ना। आखिर सोशल मीडिया कांग्रेस की क्या करती रही, रील मिनिस्टर, रील प्राइम मिनिस्टर, पता नहीं क्या, अब रील लीडर ऑफ अपोजिशन। उस पर भी आएंगे। आपने देखा रेल मंत्री को बहुत गुस्सा आ गया भाई सदन में, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं उनको। उन्होंने भी इस पर जवाब दिया, उनको भी लोग रेल मिनिस्टर की जगह रील मिनिस्टर कहते थे, उन्होंने जवाब दिया, मैं दिखाऊंगा आपको। बहरहाल इस पर जरा गिरिराज सिंह क्या बोले हैं और संजय राउत, ये दोनों बयान आपको सुनने चाहिए। गिरिराज सिंह तो पूछ रहे हैं, भाई बताओ तुमको किसने बताया, बताओ कि तुम पर रेड होने वाली है। और संजय राउत 4 कदम और आगे, वो कह रहे हैं रेड वेड नहीं, हमला होगा, हमको डर है कि हमला ना हो जाए राहुल गांधी पर। गिरिराज सिंह और संजय राउत सुनवा दीजिए। मैं समझता हूं देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर LOP हैं, सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक LOP नहीं पैदा लिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। और ये साजिश यहाँ नहीं, विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूँ, क्योंकि 1 महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। अब देखिए, मतलब नेता वाली बात तो संजय राउत ने कि अभी तक आया नहीं था अंतर्राष्ट्रीय साजिश का एंगल। नहीं, लेकिन राहुल जी के लिए कहते हैं, इनको कौन पूछ रहा है? मतलब ये भी थोड़ा देश में बैठकर साजिश रची जा रही है, हमला भी हो सकता है। खैर, नेताओं की बातों को नहीं हल्के में लेना चाहिए, और ऐसी बातों को बिल्कुल नहीं, भगवान न करे ऐसा कभी कुछ हो, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं कि ऐसी बातें हुई नहीं। बहरहाल अब आप देखिए गिरिराज सिंह क्या बोले, इतना झूठा LOP नहीं हुआ कोई। अभी संसद में के बाहर खड़े होकर कह रहे थे, कह दे आप LOP को झूठा कह रहे हैं। खैर है क्या, मोटे तौर पर जो मतलब बात करी जा रही है वो ये कि राहुल गांधी जी ने धो डाला संसद के अंदर, और इसीलिए अब बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, इसीलिए अब ये सब कुछ किया जाएगा। अभी चलो हमला करा दो, चलो ईडी की रेड करा दो, इसीलिए भारी पड़ रहा राहुल गांधी पर। देखिए, हमले वाली बात को तो नॉन सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि संजय राउत जो कह रहे हैं उसका मतलब हमला हो रहा है, लेकिन ऐसी बातों को न तो मजाक, मतलब ये बातें फ्रिवलस नहीं होती हैं। हाँ, और उनको भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, संजय राउत जी को भी, क्योंकि ये सीरियस इशू है कि किसी लीडर पर, कोई भी लीडर हो हमारा, उनको भी इस तरह की बात, क्या उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई बात है, या एक पॉलिटिकल बात कर रहे हैं तो वो ठीक है। राहुल गांधी जी ने रात को 1:52 पर वो किया, तो आप पिछले दिनों को देखेंगे तो राहुल जी खासतौर से ये चुनाव नतीजों के बाद से बहुत अटैकिंग मोड में है, एक्शन मोड में है, तो इसलिए वो लगातार ये काम कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि ईडी उन पर कर सकती है जांच,
हर्ष जी ने बताया कि हो सकता है उनके पास सोर्स हो सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि सरकार में वो लंबे समय तक रहे हैं, और नहीं भी रहे हो तो बहुत सारे मित्र तो आप होते भी हैं। बताएंगे ना, विपक्षियों के सोर्स होते हैं ना सरकार में। विपक्ष कोई होता ही नहीं है, मैं राजनेता सब एक ही तरफ मानता हूँ, सब एक तरफ होते हैं, जिसकी जितनी ताकत होती है वो उस हिसाब से उनके पास जाता है। अफसर भी सुनते हैं। और अफसर सुनते नहीं है, अफसर भी होते हैं अलग अलग। भाजपा कांग्रेसी अफसर भी हाँ, भाजपा कांग्रेस नहीं, मतलब वो जानते हैं कि कब किसकी जरूरत पड़े, वो भी होता है। लेकिन अब ये बात मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ होगा। ठीक, अभी तक उत्तर प्रदेश में हो रहा था कि वो BLO जो है वो वोट काट रहा है, वोट लिस्ट काट दिया, वोटर्स के नाम काट दिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। यहाँ दिल्ली में ED जो है वो राहुल गांधी जी को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस भाषण का जिक्र किया उन्होंने, राहुल जी ने, चक्रव्यूह का, उसमें मुझे कोई, सरकार नाराज हो सकती होगी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं नया लगा था उसमें, क्योंकि ये सारी बात तो वो हमेशा से ही कहते रहे। A1, A2, B2, C2 सब जो नाम थे पिछले 1 साल से वो इसका जिक्र कर रहे हैं। मतलब उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं थी जिससे प्रधानमंत्री को या सरकार को कोई अचानक कोई तकलीफ हो या ऐसा गुस्सा आ जाए कि नहीं अब इसका हिसाब करना है। ED का जो प्रोसेस है उसमें वो हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा। अब ये हो सकता है, मान लीजिए 4 दिन ED का छापा नहीं पड़े, तो आप ये भी सुन सकते हैं अगली बार ट्रोल आए कि भाई डर गए, डरो मत, ये भी हो सकता, मतलब ठीक बात है, ये बिल्कुल। पॉलिटिकल भाई पढ़ गया तो देखो, मैंने तो बताया ही था, नहीं पढ़ पढ़ा गया तो था, अरे डर गए लोग। हाँ, तो ये सारी चीजों को मैं बहुत सीरियसली नहीं लेता। एक सीरियस नोट पर जो काम वो कर रहे हैं, बल्कि मुझे लग रहा था कि रात को 1:52 पर यदि उनको ट्वीट करना था तो करना था कि वायनाड में क्या हुआ है, वायनाड से उनकी तकलीफ क्या है। 308 लोगों की मौत की आप खबर दे रहे हैं, वो 3 दिन बाद भी गए, मान लो किसी भी स्थितियों के कारण। तो उसके बाद जो उन्होंने देखा, क्या सरकार ने ठीक से काम किया, नहीं किया, केरल सरकार ने किया, देश की सरकार ने किया, इंफॉर्मेशन को लेकर जो अमित शाह जी ने, पॉलिटिकल लीडर को, LOP को क्या करना चाहिए, जो अमित शाह जी ने कह दिया, केरल सरकार पर एक बड़ा अटैक दिया, बहुत सीरियस हमने तो वो वार्निंग किया था, वार्निंग दी थी और वो उन्होंने नहीं सुनी। तो इस पर राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए था कि भाई ये अमित शाह जी ने इस पोस्ट से 7 घंटे पहले का पोस्ट है उनका वायनाड पर, वो मैंने देखा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ रात को 1:52 पर इसकी जरूरत ऐसा लग रहा था, मुझे लगा तड़के 4 बजे ED पहुंच जगह थे था, नहीं जगह थे, लेकिन 1:52 का मतलब होता है कि सुबह 4 बजे ED की टीम आने वाली है, उसका मतलब तो यही होगा। कह रहे मेरे पास खबर है, ये 1:52 पे क्यों ट्वीट राहुल जी देर रात बताइए, बाकी समीर जी बताएंगे। देखिए, राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, वो फिटनेस के हैं और उनकी नींद में कोई खलल डाले उन्हें पसंद नहीं है, देर रात कोई फोन करे उनको भी पसंद नहीं आता। और 1:52 का ट्वीट है, मतलब लगभग 2 बजे का ट्वीट है, तो मुझे लगता है राहुल गांधी गहरी नींद में होंगे। नींद में उन्होंने कोई सपना देखा होगा डरावना कि ED आ रही है, उनको पूछताछ कर रही है, और उठ के उन्होंने ये ट्वीट किया। देखिए, ED ने अगर राहुल गांधी के पास इन्फॉर्मेशन भेजी है, और मैं तो कहूँगा विपक्ष के पास एक कॉमन मेन्यू है चाय बिस्किट का, मुझे लगता है विपक्ष ने तय करके रखा है कि कोई भी ED का आदमी आएगा तो उसे चाय बिस्किट देंगे। अरविंद केजरीवाल के पास ED जाती है तो सुनीता केजरीवाल चाय बिस्किट देती है। हेमंत सोरेन के पास जाते हैं तो हेमंत सोरेन ED से कहते हैं आप चाय बिस्किट लीजिए, मैं तब तक इस्तीफा देने की तैयारी करता हूं। संजय सिंह के पास जाते हैं तो उनके घर में चाय बिस्किट दी जाती है। चाय बिस्किट इनका एक कॉमन मेनू है ED के लिए। देखिए, राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि जिस तरीके से उनके ऊपर जांच पहले से हो रही थी, कोई मामले पेंडिंग है जिन पर जांच नहीं हुई है, अब वो मामला प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कहा था 2024 के अंदर कि चुनाव के बाद ED और जो भी भ्रष्टाचारी है उनके पास कार्रवाई तेज होगी, कोई ये ना माने कि यह कार्रवाई रुकने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार चुनाव प्रचार अभियान में इस बात को बोलते रहे, चुनाव के बाद भी बोलते रहे कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी। मुझे लग रहा है कि अगर राहुल गांधी को ये लग रहा है तो सिर्फ राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी के जीजा जी के पास भी ED जाने वाली है। अभी उनका भी ट्वीट आएगा कि मेरे भी पूरे मामले खुल रहे हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने, बहुत देर हो गई सर रात देखते देखते, 10 साल से अपडेट दे दूं, हरियाणा सरकार ने जो लैंड का जो एक मैटर था उसमें जांच करने की सिफारिश की पिछले ही हफ्ते में, जो जिसमें इन्होंने जो जमीन ली थी किसी समूह के साथ मिलकर, 10 साल हो गया, वो 2G जीजा जी सुनते सुनते थक गए। और उससे पहले राजस्थान अब लोग बात कर रहे हैं, देखिए बजट ये मजाक ही लगता है। बजट जो भी हो, भाजपा के समर्थक ये मानने लगे गांधी परिवार को नहीं छू सकती सरकार, कोई सरकार नहीं छू सकती। नहीं, चर्चा तो ये होती है कि डर लगता है, वही नहीं छू सकती चर्चा ये लगता है। ऐसा होता तो पूछताछ करने बुलाते नहीं, 8-10 घंटे का पूछताछ हुई है। एक बात जोड़ रहा हूं मैं आपको कि राहुल जी की बात को भी सीरियसली नहीं ले रहे कि ED आने वाला, और समीर जी की बात को भी आप सीरियसली नहीं ले रहे कि ED वहां जाने वाली है। ना मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, ED ने क्या कर लिया सर? मैं तो कह रहा हूँ 50 घंटे पूछताछ की थी, क्या हुआ उसका? सोनिया गांधी को भी बुलाया था, क्या हुआ? नहीं मिला होगा कुछ। अब आप समझ रहे कि पूछताछ तो इसीलिए करते हैं ना कि भाई है कि नहीं है कोई मामला।
और इसका ईडी ने मतलब ये क्लीन नहीं चिट कि भी नहीं पूछताछ दिया। किया और गिरफ्तार नहीं किया और कार्रवाई आगे नहीं हुई, इसका मतलब आप क्लीन चिट हो, आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सीबीआई जांच कर रही है, जिस दिन ईडी जांच कर रही है, ईडी को जिस दिन और पुख्ता जानकारी मिलेगी बाद में फिर बुला के अरेस्ट कर सकती है। एफआईआर तो हुआ नहीं ये है, थोड़ी कि एक बार हमें आपसे चाहिए- दूसरी बार नहीं पूछ करिए, मैं सकते। तो आपको जो बात पॉलिटिकल सर्कल्स में होती है वो ये कि गांधी फैमिली को छूना इतना बड़ा आत्मघाती कदम कांग्रेस सरकार कभी नहीं उठाएगी। अवधेश जी ज्यादा बताएंगे। नहीं, आत्मघाती तो चलिए जो भी हो, सवाल तो यह है कि अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है देश में, अगर देश के लोगों की आंखों में धूल झोंका गया है, तो क्या राजनीतिक हित और अहित का ध्यान रखते उस पर कार्रवाई नहीं होगी? जो राहुल गांधी जी पर आप बात कर रहे हैं, देखिए उन पर 2000 ईडी हम जानते हैं कि अपने आप कोई केस दर्ज नहीं कर सकती है, वो दूसरे के केस पर काम करती है। राहुल गांधी जी पर कई केस हैं उनके और सोनिया जी पर, आप जानते ही है। वो एक केस जो है इनकम टैक्स का है। इन सब मामलों में राहुल गांधी के वकील 6 बार सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और 6 बार भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात को नकारा है। इनकम टैक्स का जो मामला है 11-12 और 12-13 का, उसमें बताया जो इन्होंने संपत्ति भरी है और जो इनकी दिखी है वो दोनों में अंतर दिखा है। तो उसने इन्होंने कहा, केवल सुप्रीम कोर्ट ने इतना कहा कि इनकम टैक्स कार्रवाई नहीं करेगी, जांच नहीं रुकेगा, नेशनल हेराल्ड की जांच नहीं रुकेगी, इनकी गिरफ्तारी पर रोक है। जो आप बार बार कह रहे हैं ना, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। नेशनल हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश जब भ्रष्टाचार लगा तभी तो उसने कहा इस हाउस को खाली कराओ, पहले कांग्रेस जितनी इनकी चीजें हैं सब वहां से हटाओ। और हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये खाली नहीं कराएंगे लेकिन यूज नहीं कर सकते हैं अभी तत्काल। तो इतना तक हो गया है। देखिए, देश ये ध्यान नहीं दे रहा है कि नेशनल हेराल्ड केस में, इनकी संपत्ति के केस में राहुल गांधी के परिवार को अभी तक कोर्ट से कहीं राहत नहीं मिली है। अब एक दूसरा फैक्चुअल पोजीशन पर आइए। 2019 के एफिडेविट में राहुल के पास 15 करोड़ 88 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति है, मोटा मोटी। 2014 में उनकी संपत्ति 9.4 लाख करोड़ थी, जिसमें 72 लाख रुपए का लोन है। अब इसमें जो पूछा जा रहा है उनसे कि आपने जो 50 लाख रुपए का शेयर खरीदा था एजेएल से, उसका पेमेंट कैसे किया? क्योंकि न तो आपके आईटी रिटर्न में है, ना आपकी संपत्ति में दिखाया जा रहा है, और ये बिल्कुल अभी तक इसका कोई इनके पास नहीं आया है। दूसरा है कि भाई अगर ये एसोसिएट जनरल लिमिटेड था और ये यंग इंडिया लिमिटेड बना, तो इसमें 76% शेयर, वो तो पूरे देश के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों का शेयर था ना उसमें, तो ये 76% शेयर जो है वो आपकी, दोनों से ही पूछा कि 76% शेयर आपका हो गया, तो आपने वो 90 करोड़ का लोन कैसे लौटाया? जनता का पैसा कहां से कैसे कर लिया? किसका किसका इसमें शेयर था? कैसे मारा? किस कानून के तहत आपने खत्म किया है? तो ऐसे अनेक सवाल थे उनके ऊपर, क्योंकि कांग्रेस ने लोन दे दिया, इन्होंने एक कंपनी बना ली, अंत में इस कंपनी ने उसका वो पैसा दे दिया और फिर इस कंपनी का लोन माफ कर दिया गया, और पूरी संपत्ति जो करीब करीब 2000 करोड़ के से ज्यादा, हालांकि हम तो ज्यादा मानते हैं, जो आईटीओ पर है आप देखते ही हैं, उसमें पासपोर्ट ऑफिस उसी में चल रहा है, भोपाल में है, लखनऊ में है, पटना में है, जगह जगह उसकी संपत्ति है, वो इस परिवार की हो गई उसमें, और इनके हाथ के लोगों की हो गई। ये तो खुलेआम, सजा होना ना होना, ये तो खुलेआम भ्रष्टाचार है सर। नेशनल हेराल्ड भारत की रफ्तार आजादी तो बहुत के तेज है अवधेश जी, 12 साल हो गए इस बात नहीं, वो अलग बात है, कोर्ट में दोनों मामले हैं। 12 साल हो गए हमारे यहाँ कोर्ट में। सुनिए, इनके पक्ष में इतने बड़े बड़े वकील खड़े होते हैं कि ईडी पूछताछ करे कि सरकार नहीं, से बड़े वकील इसको होते हैं। कितने दिन लगाए गए हैं। मुझे तो मतलब यह है कि देखिए, विजय त्रिवेदी जी एक बड़े पत्रकार रहे हैं, बहुत शांति से बोलते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं सुनता हूं कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। अब सुनिए, हमले पर इन्होंने क्या कहा, सीरियस नहीं लेंगे। अगर कोई नेता खड़ा होकर लोगों को भड़काएगा, पत्रकारों की अपनी जाति बताओ, जगह जगह जाके करे, मैं आपसे पूछता हूं, उसके विरुद्ध गुस्सा पैदा होगा कि नहीं होगा? जाति की राजनीति करना, अगर हमले नहीं होने चाहिए, सुरक्षा हो, लेकिन अगर आप उन्माद भड़काएंगे, क्योंकि राहुल गांधी को वोट चाहिए, बीजेपी को वो वोट चाहिए, हम लोगों का काम उस वोट नहीं है, हमारी पत्रकारिता हमारे देश के लिए है। देश की एकता को जो तोड़ेगा, देश में जो जातीय उन्माद अपनी राजनीति से पैदा करेगा और उसका जो समर्थन करेगा, हम उसके विरोध में खड़े होंगे। तो अगर वो जो भय पैदा होता है, भय अपनी गलतियों से होता है। अब ये कह रहे हैं कि 3 दिन बाद 4 दिन बाद ही वहां गए हैं। भाई 3-4 दिन बाद क्यों गए हैं भाई?
जिस संगठन को आप दिन एक एक करके बात करते हैं सर, 2-3 विषय हो जाएंगे। तो आपने पहले कहा कि भाई ये जो सवाल जांच चल रही है, जांच चल रही है, राहुल गांधी सोनिया गांधी को अरेस्ट से प्रोटेक्शन है फिलहाल। इसका मतलब ये नहीं कि ईडी जांच नहीं करे, मामला तो खड़ा हुआ अपनी जगह पर। अलग चीज है ना, केस अलग चीज है, ईडी का काम अलग चीज है, तो दोनों तीनों चीजें हैं। और ईडी काम कर रही है, इसमें किसी नहीं, गंभीर मामला है ना वैसे नेशनल एनर्जी वाले से। हाँ, वो तो गंभीर मामला है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 12 साल हो गए इस सरकार को उस पर ज्यादा तेज गति से। तो आप मानते हैं सरकार बचा रही है? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं कह रहा हूं सरकार को तेज गति से, या जो भी एजेंसी, सरकार मत कहिए, क्योंकि सरकार का मतलब होगा फिर नरेंद्र मोदी, फिर अमित शाह की बात करेंगे। ईडी यदि काम कर रही है और ईडी यदि उसको रफ्तार से काम नहीं कर रही, तो इस पर भी तो सवाल खड़े होंगे ना 12 साल बाद। अभी अवधेश जी ने पूरी हिस्ट्री बताई है, और इतना बड़ा मामला है, तो 12 साल तक 2015 में ईडी ने क्या किया कि इस केस को खत्म कर दिया। नरेंद्र मोदी 2012 का एक केस है, नरेंद्र मोदी सरकार में नहीं हुआ है। 2015 में ईडी ने इसको एक प्रकार से क्लोजर लगा दिया था। उसी पर सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार पर क्वेश्चन किया, दोबारा लोग गए, कोर्ट ने कहा नहीं क्लोजर नहीं लगा, केस चलेगा। मोदी सरकार में क्लोजर कैसे लग गया था? तो वही तो 2015 में सवाल तो यही है। वही तो मैं पूछ रहा था इनसे, सरकार बचाती है क्या गांधी फैमिली को? मैं सरकार को, जब आप या तो जब सरकार को भी जानते हैं, आप गांधी फैमिली को भी जानते हैं निकट से। नहीं, निकट से जानने से क्या होता है, आप केस चला ही रहे हैं ना, सरकार का हमला उस पर चल ही रहा है लंबे समय से गांधी परिवार को लेकर। कोई नई तो है नहीं, दोनों में जो अदावत है मोदी सरकार में और गांधी परिवार में, वो तो कोई नई चीज नहीं है, सबको जाहिर है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस केस को सेटल करने में ये आप एक्सक्यूज मत दीजिए कि कोर्ट को तय करना। कोर्ट तो बहुत सारी चीजें आप जैसे प्रोसेस करेंगे उससे तय होगा ना। एजेंसी जो है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, यदि उसको तय कर लेगी, उस पर फास्ट काम करना चाहिए। और भाई मोदी जी की बात आप में से अभी गिनाई थी किसी ने कि भाई मोदी जी ने कहा था बहुत बड़े काम होंगे, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रुकेगी नहीं। भाई आपने मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, यही सबसे बड़ा होली काऊ जो है यही बचे ना। हाँ। अगर कोई मामला है इनके खिलाफ, मैं नहीं कह रहा विछंड करिए, जबरदस्ती डाली किसी को जेल में, केस आपका लगा हुआ है, जांच आपकी चल रही है, अगर कुछ इसमें बढ़ना होगा तो सरकार बढ़ सकती है, इससे बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती। क्या राहुल गांधी सोनिया गांधी पर कोई भ्रष्टाचारी कार्रवाई करें? हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए, ये एक देश के मन में तो हमेशा रहता है। पहले तो ये भी रहता था कोई भी बड़ा नेता है तो उस पर सरकारें हाथ नहीं डालती, क्योंकि उनको लगता है कि कल को सरकार बदलेगी तो हमारे खिलाफ वही कार्रवाई होगी। जहां तक गांधी परिवार का सवाल है, तो उनके 100 खून माफ जैसी स्थिति इस देश में रहती है। वो माना जाता है कि भाई उनके खिलाफ मत बोलिए। आप ध्यान करके देखिए तो सोनिया जी के खिलाफ 1998 में वो मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है पहली बार अध्यक्ष बनी थी, और 2017 तक हरनिश, और उसके बाद फिर निर्बाध निरंतर 19 से 22। कभी आपको ध्यान में नहीं होगा सोनिया जी को टारगेट करके कोई बोल रहा हो। हम मीडिया के लोग भी नहीं बोलते हैं, हम लोग भी लगता है जिससे बचा रहे हों। एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया गया कि नहीं वहां तो कुछ बोलना ही नहीं है, वो तो कुछ ऐसा स्थान है जहां हम टिप्पणी नहीं कर सकते। पता नहीं ऐसा स्थान शायद वो यूनाइटेड किंगडम में सब जो महारानी का दर्जा होता है वो कुछ वैसा है। किसी ने रोका तो नहीं है किसी को बोलने के लिए? नहीं, वही कह रहा हूं। या आप खुद तय कर रहे हैं कि आपको नहीं बोलना, तो इसमें कोई क्या कर सकता है? मैं कह रहा हूं कि यही होता दिख रहा है। शरारत कर रहे हैं, आप भी उलझ जा रहे हैं। वही होता दिख रहा है। हर्षवर्धन जी, गैर राजनीतिक स्तर पर तो बोला गया 1999 में। नहीं, मैं विदेशी का मुद्दा, आपने नागरिकता क्यों नहीं ली इतने सालों? अभी एनएसी नहीं किया, इतना बताइए। लेकिन मैं वैसे लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ने ध्यान से देखिए तो कभी टिप्पणी नहीं की जाती, कभी टिप्पणी नहीं की विदेशी जाती। मूल पर तो पार्टी टूट गई, और आप कह रहे पार्टियों के लेवल पर बात नहीं होती। शरद पवार ने अलग पार्टी, विदेशी मूल पर, हाँ विदेशी मूल पर हुआ ना, तो फिर मुलायम सिंह जी खड़े हो। लेकिन जो इस कार्रवाई है इसको देश सचमुच जानना चाह रहा है। ये नहीं चलेगा कि एक मामला है, नेशनल हेराल्ड का मामला है, शेयर कैसे ले लिया, कहां से पैसा आया, ये संपत्तियां कैसे खड़ी हो गई, उसके रेंट का मसला क्या है, ये नहीं चलेगा। सरकार इसको, जिसको कहते हैं थोड़ा स्पीड बढ़ाए। मोदी जी तो कहते हैं ना कि हमारा स्केल और स्पीड सबसे तेज है, तो जरा स्केल और स्पीड ये इस वाले मामले में बढ़ाए। और ये देखा है कि नरेंद्र मोदी, चूंकि उनके ऊपर निजी तौर पर भ्रष्टाचार का कोई मसला नहीं, उनकी पूरी सरकार 10 साल चल गई, उससे पहले गुजरात में चल गई, तो एक तरह से कहें कि अब लगभग 2.5 दशक के वो ऐसे नेता हो गए हैं जिनके सत्ता में रहते भी उनके ऊपर कोई मसला नहीं। अब ठीक है, उनके इर्द गिर्द बहुत से लोग आ गए हैं, अजीत पवार से लेकर सारे लोग जिनके ऊपर सीधे सीधे मसले थे, पहले भाजपा ही कह रही थी। लेकिन शायद इस वजह के बाद भी जब नहीं होता तो लोगों के मन में आता है कि यार क्या गड़बड़ है, फिर क्यों नहीं हो रहा है। फिर लोगों के मन में सवाल आता है, मैं अपने मन की बात नहीं कर रहा हूं, लोगों के मन में आता है कि कैसे बच गई। हरियाणा में 2 बार की सरकार हो गई 10 साल की। आप कह रहे थे कि रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा मसला है, रॉबर्ट वाड्रा जी ने कहा कि भाई हमारा बेसमेंट था, बेसमेंट में सब खत्म हो गया, बैंक को कागज ही नहीं मिला। अब आप सोचिए, बेसमेंट आजकल दिल्ली के बड़े चर्चा में है, वाड्रा जी का बेसमेंट जो था वो सब गायब हो गया, कागज ही नहीं मिला एजेंसी को।
तो सवाल यहां खड़ा होता है कि क्या वहां पर कार्रवाई होने में किसी तरह की कोई दिक्कत है क्या? और देश को फिर ये बात बार बार ठीक नहीं लगेगी जब आप कहेंगे नहीं ये मसला है, ये मसला है, तो फिर वो पलट के कहेंगे भाई सरकार किसकी? सरकार तो आपकी। तो संदेह तो वही बात देखिए है सर, कि इसमें एक सरकार बात है ना, आपकी है। सिलेक्टिव रह के सरकार काम नहीं कर सकती ना। मुझे लगता है कि अगर आप ईडी की कार्रवाई करवा रहे हो तो आप सब पे करिए। मुझे लगता है अजित पवार को आप ले लो, आप नारायण राणे को ले लो, आप ऐसे नेताओं को ले लो जिनके ऊपर ईडी की जांच चल रही है, उसके बाद उनके पास ईडी की जांच नहीं हो, तो फिर जनता भी इस बात को देखती है ना कि भाई आप किसको ले रहे हो। आप विपक्ष के नेताओं पर तो ईडी की कार्रवाई कर रहे हो, लेकिन जो महाभ्रष्ट है उसको आप अपने सरकार में ले रहे हो, उसके पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो फाइल मुझे लग रहा है कि बेसमेंट में सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए कि आप ईडी की कार्रवाई कर रहे हो, आप सब पे करो, राहुल गांधी पे करो, सोनिया गांधी पे करो, तो अजित पवार पे भी करो, छगन भुजबल पे भी आप कार्रवाई कीजिए। मुझे लगता है कि सब पे कार्रवाई होगी तो सरकार का इकबाल बना रहेगा। गांधी फैमिली पर कार्रवाई करने में कुछ रफ्तार सुस्त है ना? इसमें कोई दो राय नहीं, सुस्त तो है ना सर। अगर 10 साल हो गए, जो 2014 का चुनाव जो हुआ था तो लगा था, तो प्रधानमंत्री चुनाव में क्या बोल रहे थे? भ्रष्टाचार का सरकार किया, न्याय संहिता के दायरे में लेकिन दामाद का नहीं। जिक्र किया, राहुल इसमें गांधी का, सरकार सबका की जिक्र भूमिका किया। क्या हो सकती है? वाह अवधेश जी। नहीं सुनिए ना, मैं इसके उत्तर आएंगे। इसमें सरकार की भूमिका क्या होगी इसको फास्ट करने में, मैं इस पर बात कर रहा हूं। सरकार केवल यह कर सकती है कि ईडी अपने प्रमुख मुकदमों को यह कह सकती है, जो भी पॉलिटिकल आपके पास मुकदमे हैं उसको आप फास्ट में ले चलिए, उसकी मीटिंग बुला करके ईडी को, सीबीआई को कहा जा सकता है। सरकार किसी एक मुकदमे के लिए निर्देश देगी तो होगा कि यह पॉलिटिकल मामला है। गवर्नमेंट की जो भूमिका होती है, हम ये मान के अगर चलते हैं कि कोई भी सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग उपयोग होता रहे, कोई भी सरकार कहेगी कि इसमें आगे कार्रवाई तभी ईडी करेगी, आगे न करो तो नहीं करेगी, ऐसे नहीं होता है। देश ऐसे नहीं चल सकता है, इंटरेस्ट होता है पॉलिटिकल। लेकिन एक नॉर्मल जो डिसीजन है कि सरकार एक मीटिंग बुलाए कि आपके पास जो भी मामले हैं, अगर खासकर पॉलिटिकल मामले हैं, उसको थोड़ा फास्ट मान लें इनकी बात। नहीं, देश ऑटो मोड पे चल रहा है उनके हिसाब से। लेकिन अच्छा, इसका ठीक है, पक्ष ये भी हो सकता है, एक लाइन जोड़ दूं सौरभ, सर, ब्रेक एक लाइन जोड़ दूं कि इसका पक्ष ये भी हो सकता है कि आप इसको ऐसे ही लटकाते रहे तो रोज गाली दे सकते हैं ना 15 साल तक, जब तक सरकार में है।